हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बात करेंगे। बेटा टेंजेंट भी एक लाइन होती है और नॉर्मल भी एक लाइन होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम क्लास 11 से समझना स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11th में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 NCERT में, जिसका नाम था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के अंदर आपने स्लोप निकालना सीखा था, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना। वही चीज आपने अब करनी है। हमने स्लोप ऑफ ए लाइन सीख लिया था, अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सीखना है। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, तो सर स्लोप का मतलब क्या होता है? बेटा स्लोप का मतलब होता है झुकाव या पड़ाव या ढलान, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो स्लोप हमारा कुछ इस शेप में होता है, इंक्लिनेशन के रूप में, राइट, इंक्लिनेशन के रूप में। या आप जब घर पर अपनी पार्किंग में कार चढ़ाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रैंप, रैंप भी एक स्लोप का काम करता है। कभी वो स्टीपर होता है, स्टीपर मतलब थोड़ा खड़ा, या कम स्टीप होता है मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, स्लोप का मतलब कि मैंने आपको बताया हिंदी में क्या होता है, झुकाव, पड़ाव या ढलान, ठीक है, या रैंप, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने वहां पर पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो स्लोप हम निकालते थे, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते थे m नाम के अल्फाबेट से, है ना। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर मेरे पास किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट गिवन हैं तो मैं उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। क्लियर है ये बात? लेकिन सर ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले से चीजों को समझना थोड़ा इजी नहीं था, तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था स्लोप का, जिसका क्या मतलब होता था सर, टेंजेंट ऑफ थीटा। मतलब ये थीटा क्या होता था, थीटा इज नथिंग बट ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। इसको हम कैसे बोलते हैं, थीटा इज एन एंगल measuring anti-clockwise from the positive direction of x-axis, ठीक है। थीटा हम इसी को बोलते थे कि x-axis की साइड से जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं उसको हम थीटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इंक्लिनेशन बोलते हैं हम इसको, इंक्लिनेशन कितना है, कितना उठाव है। क्लियर हो रही है आपको ये बात? ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था क्या क्लास 11th में कि जो स्लोप होता है वो m किस किस के इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था, स्लोप हमारा ये होता है। क्लियर है अभी आपको ये बात? अब हमने क्या देखना है, हमने एक दो चीजें और भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड ही। क्या, मैं इधर लिख के बताता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए अगर मेरे पास, देखिए ध्यान से समझना, अगर इसी फॉर्मूले में अगर मैं m इक्वल्स टू tan थीटा लेता हूं, इफ आई वुड टेक m इक्वल्स टू tan थीटा, और मेरे पास अगर थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से तो बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब मेरे पास थीटा क्या लिया है मैंने, एक्यूट एंगल लिया है 0 से 90 के बीच में। तो जो मेरा स्लोप होगा वो किस साइड, कहां पर जाएगा सर, थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है तो मतलब थीटा इस तरह से आएगा। तो ये मेरा जो थीटा होगा, ये जो मेरा स्लोप होगा, यहां पर जो स्लोप आने वाला है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बात हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ही पढ़ी थी कि जब जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप कुछ भी रख लो, क्योंकि आप जानते हो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल रख लो, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, कोई भी एंगल रख लो, आपके पास स्लोप क्या आने वाला है सर, पॉजिटिव निकल के आएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो जो लाइन होगी ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। क्लियर है बात? अच्छा आगे चलते हैं। इसी तरह से हमने वहां पर यह भी पढ़ा था, अगर मेरे पास थीटा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए। थीटा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज, मतलब थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या होगा सर, तो एंगल कुछ इस तरह का बनेगा ना। तो अब जो थीटा बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। क्लियर है बात? तो इस बात का मतलब ये हुआ, यहां पर स्लोप क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। नहीं तो आप रख के देख लो, मैंने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट, जब आप यहां पर रखेंगे स्लोप, ये यहीं से मेजर करेंगे ना, स्लोप इज एन एंगल
measuring anti-clockwise from the positive direction of x-axis. Slope is an angle measuring anti-clockwise from the positive direction of x-axis. क्लियर है? तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ? अगर स्लोप नेगेटिव आ गया तो हमारा जो लाइन है वो कहां से कहां पर जा रही है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। क्लियर है? अच्छा सर, अगर मेरे पास थीटा क्या है? 0 डिग्री। अगर मेरे पास थीटा क्या है? 0 डिग्री, तो सर लाइन कैसी होने वाली है? वो ये होने वाली है y, और या फिर मैं क्या कह सकता हूं, जो स्लोप होगा tan 0 क्या होता है सर? स्लोप भी 0 होगा। मतलब ये हुआ जब जब मेरे पास स्लोप 0 आएगा, अगर मैंने क्या करा सर, थीटा जब 0 और 90 के बीच में था, थीटा जब 90 से 180 के बीच में था, क्लियर है, 180 पाई के बीच में था। अब मैं देख रहा हूं जब थीटा ही 0 है, जब थीटा बिल्कुल 0 है, तो सर थीटा 0 डिग्री होने का मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसका एंगल क्या है सर? जितना एंगल इसका है उतना एंगल इसका होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो इसका भी एंगल क्या है? यहां पर इसका एंगल क्या है सर? 0 डिग्री। तो इसका एंगल क्या होगा? 0। तो स्लोप अगर निकालना चाहूं इस लाइन का, तो सर tan 0 क्या होता है? 0। तो अगर मेरे पास स्लोप 0 आ गया तो वो लाइन कैसी होगी सर? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इटसेल्फ एक्स एक्सिस, या फिर खुद क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। ये बात हमने 11th में पढ़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11th। मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं, रीजन मीनिंग आपको काम आएंगे अभी, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे पास थीटा ही 90 डिग्री हो गया, मतलब π/2, तो सर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरह का, है ना? इस लाइन का जो स्लोप है, देखिए मेरे को कैसे मेजर करना है। थीटा इज एन एंगल मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो यहां पर देखिए m इज इक्वल टू क्या होगा सर? थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर स्लोप इनफाइनाइट आ गया, अगर स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो लाइन कैसी है सर? पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या और इटसेल्फ वाई एक्सिस है, इटसेल्फ वाई एक्सिस, है ना? ये भी तो हो सकती है खुद भी, इसी की बात भी तो की जा सकती है, या ये भी तो हो सकता है इटसेल्फ एक्स एक्सिस, इसकी बात भी की जा सकती है। क्लियर है बात? चलिए हम एक बात और समझते हैं। अगर मेरे पास 2 लाइनें गिवन है, तो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। अगर मेरे पास 2 लाइनें गिवन है तो सर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उन 2 लाइनों की क्वाड्रेंट पर क्या क्या हो सकती है? अगर मेरे पास 2 लाइन गिवन है 4 से L1 एंड L2, 2 लाइनें मेरे पास गिवन है, तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि वो 2 लाइनें आपस में इस तरह से कट जाए। क्लियर है? दूसरा मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो 2 लाइनें आपस में बिल्कुल 90 डिग्री पे कट जाए, या फिर वो 2 लाइनें कैसी हो सकती हैं सर? वो 2 लाइनें आपस में बिल्कुल ना कटे कभी जिंदगी में, तो पैरेलल होंगी, है ना? जैसे मैंने इसको कहा L1, एक L2, एक मैंने फिर लिया L1, ये L2, फिर मैंने लिया L1 और फिर लिया L2। बेटा मेरी बात समझे, मेरे पास 2 लाइनें गिवन है L1 एंड L2, ठीक है? उन दोनों से मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेंट पे यही ड्रॉ कर सकता हूं। पहली मैंने क्या ली कि 2 लाइनें किसी ना किसी एंगल थीटा पर कट कर दें। दूसरी बात मैंने क्या कहा? नहीं, वो तो बिल्कुल पक्का हो गया कि 90 डिग्री पर ही कट करें, ठीक है? तीसरी बात मैंने क्या कही कि वो कभी जिंदगी में कट ना करे। इस बात का मतलब क्या हुआ? वो तो पैरेलल ही होंगी, जब भी तो कट नहीं करेंगी। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जाके वो जरूर कट करेंगे। क्लियर है? तो एक इंटरसेक्शन का हो सकता है, एक राइट एंगल बना सकती है, और एक पैरेलल हो सकती है। बात समझे? 3 केस क्या हो गए? एक तो इंटरसेक्शन एट एनी एंगल, ठीक है, और एक राइट एंगल पर इंटरसेक्शन हो सकता है, राइट एंगल, और तीसरा क्या हो सकता है? बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? तो यहां पर तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप या tan थीटा का। tan थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला था सर? स्लोप निकालने का m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, वेयर थीटा क्या होता था? एक्यूट एंगल। थीटा क्या निकल के आता था हमारे पास? एक्यूट। दैट इज द रीजन हम मॉड्यूलस यूज करते थे। अगर नेगेटिव आंसर आ गया ना अंदर से, तो हम बाहर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि थीटा क्या होता था? एक्यूट होता था, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? जब ये 2 लाइन आपस में 90 डिग्री पर काटती थी ना, तो एक कंडीशन हमने बनाई थी, क्या? उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती थी, ठीक है? और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होती थी? अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, अगर 2 लाइनें आपस में, या फिर मैं यहां पर भी लिख देता हूं L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती थी? -1 के। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होता था। हमने ये बातें सारी पढ़ी हुई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 11th। और एक बात, इसका इतना यूज नहीं है, एक ये
एक ये और एक ये जो जितने मैंने चार्ट्स बनाए हैं इनमें 1 2 3 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम इससे इस टॉपिक को रिलेट करने जा रहे हैं। क्लियर है बात? अब आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम क्लास 11 से क्लास 12 पर आते हैं। ठीक है, लिख लें। तो देखिए बेटे, हम जानते हैं डेरिवेटिव के दो मतलब है। मैं आपको ये बात कई बार कह चुका हूं, डेरिवेटिव के हमारे पास दो मतलब है। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो हमारी एक्सरसाइज 1 है, रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। और इसका दूसरा मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है बात? तो देखिए अब हमारे को जो इस एक्सरसाइज का लेन देन है वो इस बात से है जो लेबिनिज ने बात की थी, लेबिनिज ने, है ना। तो हमें ये बात पढ़नी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात हम वैसे सर लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, लेकिन आप फिर समझें कि डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर। अगर मैंने निकालना है स्लोप किसका? ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बेटा पॉइंट को हम यूजुअली है ना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल देते हैं, लेकिन पॉइंट कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मैं 2D ग्राफ्स पर काम करता हूं तो पॉइंट नाम के वर्ड तो हम एक ले लेते हैं रेगुलरिटी पे, बट पॉइंट कुछ नहीं, आप बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट विच इज x, y। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। हम स्लोप निकाल रहे हैं किसी भी एक टेंजेंट का, तो सर स्लोप निकालने के लिए हम, मैं जानता हूं उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? dy बाई dx। अच्छा इसको x y ना लेके a भी ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। एट पॉइंट a, b, या फिर f डैश x, किस पॉइंट पर? a, b पर। क्लियर है? तो आपको अगर स्लोप निकालना है किसका? किसी भी टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सर हम इसको कर्व बना के भी देख सकते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने एक जनरल कर्व ले ली ये, ठीक है, यहां पर एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है बेटा, और मैं इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पर मैंने x क्या कहा है? a, तो ये पॉइंट मेरा क्या है? a, b, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है किसका? टेंजेंट का। ये x इक्वल टू a है और ये y इक्वल टू b है और ये 0 है। क्लियर है बात? अच्छा एक बात, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और कर्व मीट करते हैं ना, जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना, ऐसा पॉइंट जो कांटेक्ट करता है किसका? पॉइंट टेंजेंट और कर्व का। क्लियर है बात? ठीक है, जहां पर टेंजेंट और कर्व मीट करते हैं, जहां पर टेंजेंट और कर्व मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है सर? हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट सीख लिया, ये हमें सीखना था एक काम। अब हमें क्या बात करनी है? स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी किस पॉइंट पर? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से a, b। फिर से ले लेते हैं a, b, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो नॉर्मल होती है ना बेटा, नॉर्मल का मतलब मैथ्स में होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब मैथ्स में क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सर स्लोप किसका? एक परपेंडिकुलर लाइन का। परपेंडिकुलर तो सर इस टेंजेंट पे बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन बेटा ये नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर है। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर विच ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? परपेंडिकुलर अगर अकेला लिखता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे बहुत सारे हो सकते हैं, टेंजेंट पे बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी मल्टीपल इनफाइनाइट परपेंडिकुलर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन विच ऑलवेज पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात आप याद रखेंगे। तो नॉर्मल ऐसा परपेंडिकुलर है विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बात? तो सर इसका अब हमें स्लोप निकालना है, राइट? किसका? इस वाली लाइन का, इस नॉर्मल का, है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके साथ? टेंजेंट के साथ बनाएगी ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा फिर से कि सर अगर मुझे इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है, वो मैं डायरेक्ट तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इस कर्व का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, जो मेरे पास y = fx की फॉर्म में दी हुई है, कोई भी फंक्शन दिया है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे तो सर
एज पर द लेबनिज मुझे तो सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, तो नॉर्मल कैसे निकाली जाए? तो आप याद करो, और मैंने अभी अभी बताया था, अगर मेरे पास दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और मुझे इसका स्लोप पता है, फॉर एग्जांपल 3, ये m1 है, इसका स्लोप मुझे ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे सर? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी लगा सकते हैं। हम क्या कहेंगे? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 का स्लोप कितना है? 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है? या फिर सर मैंने आपको बताया हुआ है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और पहली वाली का स्लोप, अगर एक का भी स्लोप मुझे पता है, तो दूसरे का कैसा होगा सर? दूसरे का स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल और विद अपोजिट साइन, विच इज नेगेटिव या पॉजिटिव। अपोजिट साइन, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्लियर है? अगर मेरे को एक लाइन का स्लोप पता है 5, तो जो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा, अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो सर इसका जो स्लोप होगा ना m2 का, इसका रेसिप्रोकल होगा विद अपोजिट साइन। अगर मेरे को ये पता है कि m2 इज 1/7 है, 1/7 है, अब मुझे m1 निकालना है और ये दोनों लाइनें क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की वजह से मैं इन दोनों का स्लोप जान सकता हूं, मतलब m1 का आराम से। कैसे? m1 का स्लोप क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है ना, क्या होगा यहां पर सर? इसका रेसिप्रोकल विच इज 7 और सर इसका अपोजिट साइन वो -7। आप करके देख लो, अगर आप m2 को 1/7 रखते हो, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है ना, कंडीशन तो यही होती है। m2 क्या है? 1/7 इंटू में m1 इक्वल टू -1, तो m1 कितना आएगा सर? -7, वही हमने निकाला है। क्लियर है बात? तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो सर अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो मैं अब कैसे निकालूंगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहीं पर कर रहा हूं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 कौन सी लाइन है सर? m1 लाइन है ये वाली, और m2 मान लिया मैंने इसको, तो m1 वाली का तो स्लोप मैं निकाल सकता हूं। क्या होगा सर? वो m1 का स्लोप तो होगा डिफरेंशिएशन। भाई m1 का स्लोप, m1 कौन है? टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा सर? डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव कर दिया, इनटू में m2 इक्वल टू -1, तो m2 क्या आएगा सर? ये dx उधर जाके -dx ओवर dy। तो अब आप याद रखेंगे dy बाई dx है ना, टेंजेंट का स्लोप है। तो सर अगर नॉर्मल का निकालना है तो इसको उल्टा करो और नेगेटिव लगा दो, अपोजिट साइन, एट विच पॉइंट? a, b। क्लियर हो रही है आपको ये बात भी? कैसे हम चेक करेंगे? सेम वे आपने करना है, बस रिलेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब 11th से आए हैं। ठीक है? ऑल्दो अब हम क्या सीख रहे हैं? पहले हम सिर्फ लाइंस का स्लोप सीख रहे थे, अब हम कर्व्स का भी सीख रहे हैं। ऑल्दो लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, है ना, लेकिन अब हम मल्टीपल, खाली स्ट्रेट कर्व्स का नहीं, हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ कर्व्स का, उनका स्लोप सीखने जा रहे हैं। ठीक है? तो उनका स्लोप कैसे निकलेगा? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका स्लोप आएगा? टेंजेंट्स का आएगा। लेकिन मुझे अगर अपने पॉइंट पर जाना है तो टेंजेंट का आ जाएगा। अब अगर मुझे नॉर्मल का निकालना है, नॉर्मल क्या होती है? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इट इज नॉट अ नॉर्मल परपेंडिकुलर, सिंपल परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज अ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से। क्लियर है बेटा ये बात भी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानते हैं सर? हमने पढ़ा हुआ है एक चीज और, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है ना हमने सर? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करूं, अगर मैं एक पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करूं जिसमें मुझे स्लोप भी पता है और मुझे एक पॉइंट भी पता है, से xy, तो आपने क्या कहा था सर? एक जनरल पॉइंट ले लो, x1 y1 है मेरे पास, एक जनरल पॉइंट ले लो इसी पूरी कर्व पर। तो हमने फॉर्मूला बनाया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, फर्स्ट फॉर्मूला और वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से सारे रिजल्ट डेराइव किए हुए हैं हमने, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है? अब सर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकालना है, लेकिन अब है ना मेरे पास स्पेशल केसेस हैं, लाइन नहीं है मेरे पास, खाली टेंजेंट है मेरे पास। तो अब मैं निकालता हूं क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए y माइनस y1, ठीक है, m नहीं आएगा सर, अब m की जगह पर स्लोप तो आएगा, लेकिन स्लोप कैसे निकलेगा अब सर? स्लोप निकला डिफरेंशिएशन से, तो dy बाय dx आएगा, बस इतना सा ही फर्क है आपके पास। तब आपके पास स्लोप डायरेक्ट मिलता था या आप निकाल लेते थे, तो हम उसको m बोलते थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11th। लेकिन अब जो है ना स्लोप जो निकलेगा वो डिफरेंशिएशन से निकलेगा। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो सर अभी भी वही बात होगी, जिस भी पॉइंट पर निकालना है वो तो हम रखेंगे x1 y1 x1 y1,
और यहां पर भी x माइनस x1। अब यहां क्या लेंगे बीच में सर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ लाइन था, जनरल लाइन। अब लेना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये रहा सर, तो माइनस dx बाय dy। आप खुद याद कर सकते हैं, कुछ याद कराने वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक बात और है, वो छोटी सी बात हम ये भी समझ लेते हैं। if line is parallel to x axis, तो स्लोप क्या होता है सर, अगर लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के या लाइन खुद एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा सर, जीरो होगा। तो अब की बार से आपने समझ लेना है टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx जीरो होगा, ठीक है। dy बाई dx क्या देता है हमारे को, dy बाई dx डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको समझनी है। वहां पर m0 लिख देते हैं हम, सिर्फ स्लोप लाइन का, लेकिन यहां पर स्पेशल केसेस है टेंजेंट का, ठीक है। dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फर्दर मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर है। अच्छा, इफ लाइन is parallel to y axis or perpendicular to x axis, दोनों बात एक ही है ना। अगर मैं कहूं लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, लाइन कैसी है सर, पैरेलल है y एक्सिस के, या मैं क्या कह सकता हूं, परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर, है ना। दोनों बात एक ही है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर लाइन पैरेलल हो गई y एक्सिस के, तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा सर, इनफाइनाइट होगा। स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी होगा ना, 1090 इंफिनिटी। क्लियर है बात, ये बात आप सारी याद रखेंगे। अगर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो आ गया तो आप क्या कहेंगे, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या इटसेल्फ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर स्लोप क्या आ गया, इंफिनिटी, तो लाइन कैसी है, लाइन पैरेलल है या तो वाई एक्सिस के, या लाइन वाई एक्सिस है, या लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। क्लियर है ये बात, ठीक है। बस यही हमारे फॉर्मूले थे। इसके बाद हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, बेटा आप अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के पहले दो क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बेटा देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे पास इस बार दो इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x। अभी तक जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है वो हमने इस तरह से पढ़ा है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर मैं 1 मिनट के लिए पावर 4 हटा दूं तो सर मैं इसमें बता सकता हूं कि स्लोप क्या होगा। कैसे, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं सर स्लोप भी बता सकता हूं और c क्या होता था, y इंटरसेप्ट, वो भी बता सकता हूं। तो m क्या है मेरे पास 3, तो स्लोप कितना आ गया 3, है ना। इस पर्टिकुलर लाइन, ये तो लाइन ही है ना सर, x और y की पावर क्या है 1, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है। तो अगर ये फॉर्म है तो स्लोप क्या होगा 3, और स्लोप पॉजिटिव है तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ होगी। इतनी बात तो सर समझ में आ गई। लेकिन सर डिफरेंशिएशन का रूप अगर इस पर चेक करें तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या आएगा सर, सर अभी भी ये 3 आया, देखो यहां से भी 3 आया और यहां से भी क्या आ रहा है, 3 तो आ रहा है सर। तो सर ये dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ये भी तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इक्वेशन है वो लाइन की है, तो ये स्लोप किसका होगा, ये लाइन का बोल लो या टेंजेंट का बोल लो। लेकिन ये वाला स्लोप किसका है, ये भी तो उसी लाइन का है। तो देख लो, चाहे डिफरेंशिएशन से निकालो चाहे आप इस फॉर्म का यूज करो, तो स्लोप सेम आ रहा है। लेकिन सर यहां पर एक लिमिटेशन है, ये जो 11th में आपने चीजें पढ़ी थी ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस पर काम कर सकती हैं। जो कर्व्स हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, उन पर ये प्रोसीजर काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो सर अब ये जो मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x, तो सर मैं इसके बारे में कैसे बताऊं कि इसकी कर्व किस तरह से बनेगी, राइट। तो हम एक बात समझते हैं, जब मेरे को यही नहीं पता लग रहा है इसकी कर्व कैसी बनेगी, तो हम कोई जनरल कर्व मान लेते हैं ये। तो ये कर्व जो मेरे पास दी हुई है क्या है, y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x। कहता है इस कर्व पर मुझे स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का। ठीक है, इस कर्व पर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जो बात लेबनिज ने कही थी, है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर dy बाय dx क्या आ गया मेरे पास, 4 3 12 x क्यूब माइनस 4। ये बात बताने की जरूरत नहीं कैसे आया, है ना, हम तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर चुके हैं अच्छे लेवल के। अब सर ये जो डिफरेंशिएशन आया है ना, ये तो सर किसका है, इस कर्व का आया है ना। तो सर इस कर्व पर तो बहुत सारी टेंजेंट होंगी,
आप देखो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ये तो मैंने है ना वैसे ही कर्व को लेट कर लिया, इस तरह की होगी, जनरल कर्व बना ली मैंने, जैसे आपकी एनसीईआरटी बना देती है। लेकिन सर कर्व तो पता नहीं किस तरह की बनेगी, तो सर बहुत सारी कर्व, बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है। तो सर x इक्वल टू जब 1 होगा तब भी टेंजेंट बनेगी, 2 होगा तब भी, 3 होगा तब भी, 4 होगा तब भी, 3.5 होगा तब भी। तो मुझे कौन सी टेंजेंट पर काम करना है? जब x क्या होगा? 4 होगा। जब x क्या होगा? 4 होगा। तो जब 4 होगा तो ये पॉइंट हमारे पास कर्व का होगा। एक बात। दूसरी बात सर, जो पॉइंट होता है ना वो x और y की फॉर्म में दिया जाना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था ना, पॉइंट एक नॉर्मल वे है कहने का, पॉइंट का मतलब ये पॉइंट, लेकिन पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, अगर मैं 2D प्लेन की बात कर रहा हूं। तो सर कोऑर्डिनेट तो सिर्फ 4 दे दिया उसने, y तो दिया ही नहीं है। तो सर हम पॉइंट को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं फॉर्मल सेंस में, राइट? पॉइंट को ही हम x और y कोऑर्डिनेट बोलते हैं फॉर्मल सेंस में। क्लियर है बात? अब सर y नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, y मुझे रखना भी नहीं है। चेक करो, y का मेरे पास कोई यूज है भी नहीं, तो दैट इज द रीजन उसने y नहीं दिया, कोऑर्डिनेट पूरा नहीं दिया। तो अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे टेंजेंट्स को, मतलब फैमिली ऑफ टेंजेंट्स को। लेकिन मुझे टेंजेंट कहां चाहिए? जब x क्या होगा? 4। तो मैं क्या कहूंगा? dy बाई dx मुझे कब चाहिए? जब x क्या हो? 4 हो। तो 12 टाइम्स 4 क्यूब माइनस 4। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा लो, ये काम कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा 12, 4 का स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं 12 इंटू 16 माइनस 4, राइट? अच्छा, यहां तो 1 रह जाएगा ना बेटा, यहां तो 1 रह जाएगा। ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन इधर था। 12 इंटू 16 होता है 192, 192 माइनस 1 कितना देगा सर? 191, और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो इसको, कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 19 4 जा 76। तो ये क्या है सर? ये स्लोप आया है टेंजेंट का। क्या है सर? ये dy बाई dx आया है ना, किस पॉइंट पर? जब x क्या होगा? 4 होगा। जब x 4 होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व इज 764। तो सर ये जो स्लोप आया है ये पॉजिटिव आया है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? जो लाइन होगी वो कैसी होगी? फर्स्ट से थर्ड की तरफ ही जा रही होगी। क्लियर है या नहीं है? या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड झुकी हुई होगी, या फर्स्ट से थर्ड की तरफ आ रही होगी। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, हालांकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लास बियॉन्ड क्लास 12 इनफैक्ट। देखो बेटा, ध्यान रखना, आप अच्छे से जानते हो, जब मैं अगर इस तरफ बात करता हूं, पहले मैं 1030 की बात करता हूं 30 डिग्री, फिर मैं बढ़ाता हूं इसको 45 लाता हूं, फिर मैं इसको 60 डिग्री लाता हूं, फिर मैं इसको, चलो बस इतना ही बहुत है, मैंने पहले 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री पर 1030 कितना स्लोप देगा? 1/√3। अगर मैं इसको यहां तक ले लूं तो ये मैंने लिया 45 डिग्री, तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा? 1। अगर मैं 60 डिग्री ले लूं तो क्या आएगा? √3। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है ना, जैसे जैसे 1030 बड़ा होता जा रहा है, वैसे ही वैसे वैल्यू भी बड़ी होती जा रही है। अगर मेरे को आप ये 764 वैल्यू देते हो ना, तो मैं इस बात से एक अंदाजा भी ये भी लगा सकता हूं, जो लाइन होगी ना वो काफी स्टीप होगी, इस तरह की खड़ी हुई लाइन होगी, या और भी ज्यादा खड़ी हुई होगी। अगर यही स्लोप 1 आ जाता ना तो 100% ये 45 डिग्री होगी। अगर ये स्लोप ही 1/√3 आ रहा है तो सर ये और कम स्टीपर होगी, काफी स्मूथ होगी ये लाइन, क्योंकि एंगल बहुत छोटा बन रहा होगा, इंक्लिनेशन बहुत कम होगा। इंक्लिनेशन जब जब कम होगा तो वैल्यू भी कम होगी। जैसे जैसे वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो स्टीप नहीं, वो जो स्लोप है वो काफी स्टीप होता चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये आपकी नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें स्लोप किस किस का निकालना है? टेंजेंट का भी और नॉर्मल का, टू द कर्व दिस। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। मेरे पास क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x-1 ओवर x-2। तो सर x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, हाँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो जाएगा, वो बात नहीं बनेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? देखिए, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो सर जब टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बेटा? dy ओवर dx। सर ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल, और कैसे बैठे हैं? ऊपर नीचे, मतलब क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का तो सर 1 हो जाएगा, आप चेक करो, नेगेटिव। अब ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका? नीचे वाले का, वो भी सर 1 आएगा, x का 1 और 2 का 0, 1 - 0 1। ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या आएगा? x - 2 माइनस x प्लस 1 ओवर x - 2 होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, तो मेरे पास
डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन सर ये जो डिफरेंशिएशन आया है ना, ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ टेंजेंट्स को। बहुत सारी टेंजेंट होंगी किस कर्व पर, इस कर्व पर। बेटा ये कर्व भी आप इसी तरह से मान लो, आप समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास कर्व होगी, मान लिया मैंने, क्योंकि इस तरह की कर्व मेरे लिए बनाना मुश्किल है। ये कर्व बनाऊं मैं आपको, ये आपकी पढ़ाई अभी नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। ये तो आप देखते ही पहचान जाएंगे किस तरह की कर्व है जब आप आगे पढ़ेंगे। तो अब आप बात समझने की कोशिश करें, अभी हमें पता नहीं है किस तरह की कर्व है, तो मैंने कहा ये मान लीजिए मैंने इस तरह की कर्व है, तो सर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सर यानी इस कर्व पर तो बहुत सारे पॉइंट होने वाले हैं, तो सर ये तो सभी का मिल गया। हाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ टेंजेंट का स्लोप। लेकिन मुझे स्लोप कब निकालना है, जब पॉइंट क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 10। तो x ही दिया हुआ है सर, हाँ फिर से मेरे को x ही दिया है। जब x 10 होगा, y बताया ही नहीं है, पूरा कोऑर्डिनेट नहीं बताया, और मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि x अकेला है, तो मैं क्या कहूंगा, dy बाई dx जब क्या होगा x 10, तो -1 ओवर 10 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर विच इज -1 ओवर 64। ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। क्लियर है बात। ये dy बाई dx मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहां लिख देंगे इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी -dx बाय dy। ठीक है, किस पॉइंट पर सर, इसी पॉइंट पर ना, तो सर इसी पॉइंट पर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है, तो इस पर हम कभी पॉइंट लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। इसको सर हम कैसे निकालेंगे, या तो आप ये लिख लो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, या तो आप लिख लो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, उल्टा कर लो। नहीं तो आप समझे ना सर, जो ये दिया है ना इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 64, और सर जो साइन लगाए ना उसका भी अपोजिट साइन लगाओ विच इज पॉजिटिव, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। क्लियर हो ये बात। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक बात, अच्छा सर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया नेगेटिव, तो सर ये जो कर्व है ना ये बिल्कुल ही गलत मान लिया हमने। कर्व कुछ ना कुछ हमारा कैसा होना चाहिए था, अब मेरा कुछ ना कुछ इस तरह से होना चाहिए था। क्यों, स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया है ना। और सर स्लोप बहुत छोटा है, तो लाइन इससे भी ज्यादा स्मूथ होगी, इतनी स्टीप भी नहीं होगी, इतनी भी स्टीप नहीं होगी, है ना। तो स्लोप तो ये तो पता लग गया। एंगल जो बन रहा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तभी स्लोप नेगेटिव होगा। और ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप, इसकी ये जो नॉर्मल होती है वो कहां से पास करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका स्लोप आएगा सर 64। बात समझ में आ रही है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अब आप लिख लें इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2। क्लियर है। तो हम सर कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को भी, मैं ये बात जानता हूं बेटा, दोबारा से हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कर्व दी हुई है ये, तो सर अगेन अगर मैं इसका एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैंने ये बना दिया। सर अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व का क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या मिलेगा सर, dy ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 1। तो सर ये अगेन इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ टेंजेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व। लेकिन मुझे किस टेंजेंट का निकालना है, एट द पॉइंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 2। देखो इस बार उसने सिर्फ लिखा है x कोऑर्डिनेट, पॉइंट ही नहीं बताया, कहता है सिर्फ x कोऑर्डिनेट बता रहा हूं 2, तो x कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया यहां पर 2 होगा, ठीक है। और y क्या होगा, मुझे उससे काम है नहीं, y मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अभी उसने नहीं कहा है तो हम y को निकाल नहीं रहे। अभी आप समझने की कोशिश करें, मुझे सिर्फ x की जरूरत है। तो dy बाई dx मुझे कब निकालना है, जब x क्या होगा 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा सर 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 11 आ गया, पॉजिटिव आया, तो लाइन ऐसे ही जा रही होगी। क्लियर है, आप आराम से कर लेंगे। एक फोर्थ क्वेश्चन आपकी बुक में ही दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 व्हेन, या फिर एट द पॉइंट व्हेन x कोऑर्डिनेट क्या दिया उसमें, x कोऑर्डिनेट है इज 3 है, पता नहीं 10 है, चेक कर रहे हैं, इज 3, हाँ इज 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हेन, या फिर एट अ पॉइंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 3। आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे और इसका आंसर लगभग x डिफरेंशिएशन करने के बाद जो dy बाई dx आएगा इस पॉइंट पर वो आना चाहिए 24। तो अगेन स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट लाई जाएगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट नहीं निकाल सकता,
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन। बात समझें, बार बार मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं। मेरे को सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्ट नहीं निकल सकता। क्लियर है? तो सर अब जो मेरे पास ये जो फंक्शन दिया है ना, ये तो x और y दोनों किस टर्म्स में डिफाइन है, थीटा। मतलब सर ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा ना मैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले किसके रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में मेरे पास डिफाइन है क्या, थर्ड वेरिएबल विच इज थीटा। यहां पर भी मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये काम आप कर चुके हैं, dx ओवर डी थीटा क्या आएगा सर, a एज इट इज, 3 आगे आएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का 1। क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर क्या होगा सर, dy ओवर डी थीटा क्या आएगा सर, a एज इट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो सर cos थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं ना हम। तो हमारे पास तो 2 ही वेरिएबल पर काम हो रहा है, x और y कोऑर्डिनेट्स पर। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे सर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे d थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। तो आपके पास क्या आएगा, dy बाई डी थीटा सर ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू सर इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन नेगेटिव आएगा, फिर 3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। सर 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल, और एक कॉस थीटा भी कैंसिल। तो साइन अपॉन कॉस 10, और माइनस भी है सर, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आ गया सर, ये dy बाई dx आ गया। अगेन सर ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है ना बेटा, इसका कर्व बनाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, तो मैं इसको आपको ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन आप इसी तरह से सोचने की कोशिश करें कि सर ये जो डिफरेंशिएशन आया है ना, ये जो डिफरेंशिएशन है ये फैमिली ऑफ टेंजेंट्स को दिखा रहा है फिर से, है ना। लेकिन मुझे टेंजेंट कब चाहिए, जब थीटा क्या होगा, पाई बाय 4 होगा, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट। बट आई नीड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट दिस पाई बाय 4। तो -10 पाई बाय 4 विल गिव यू -1। तो dy बाई dx या x इज इक्वल टू पाई बाय 4, मेरे पास क्या आ गया, -1। तो ये क्या है सर, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगेन सर जो डायग्राम होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे जा रही होगी सर, कुछ ऐसे ही जा रही होगी ना, तभी तो नेगेटिव स्लोप आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, मेरे को सर स्लोप टेंजेंट का तो निकालना ही नहीं था, मुझे निकालना है नॉर्मल का। तो नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने पढ़ाई है, कैसे निकलेगा सर, माइनस dx ओवर dy निकालना है। मीनिंग सर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सर 1 ही तो आएगा, इसका रेसिप्रोकल, और ये जो साइन है उसका अपोजिट, तो सर क्या आ जाएगा, केवल 1 आएगा। यही आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। वही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला था, टू द कर्व दिस एंड दिस एट दिस पॉइंट, राइट। तो सर अगेन मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हैं, तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इनको विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल विच इज थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूं विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, राइट। तो सर क्या होगा, dx ओवर डी थीटा, 1 का 0 होगा, -a एज इट इज, साइन थीटा का क्या होगा सर, कॉस थीटा, राइट। इसी तरह से dy ओवर डी थीटा क्या होगा सर, b एज इट इज, 2 आगे आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये ना करना 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, साइन 2 थीटा। रीजन बीइंग यहां भी कॉस थीटा है, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। डी थीटा है 2b cos थीटा साइन थीटा, राइट। अब सर ये नीचे आएगा -a टाइम्स cos थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, cos थीटा। ये मैं कह रहा था, आप अगर 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा रखोगे तो cos थीटा हटेगा नहीं। तो ध्यान रखना इन चीजों का आपने, जहां पर सिंप्लीफाई कर सकता हूं करेंगे हम। तो यहां पर बचेगा क्या सर, मेरे पास देखिए ऊपर तो रहेगा 2b, फिर नीचे रहेगा a, नीचे क्या रहेगा a, ठीक है। तो मेरे पास dy बाई dx क्या आया है सर, ये क्वांटिटी आई है, मतलब dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया विच रिप्रेजेंट्स
फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, लेकिन मुझे टेंजेंट कब देखना है, जब थीटा होगा 90 डिग्री। तो dy बाय डी एक्स वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या आएगा सर, अगर साइन पाई बाय 2 1 होता है तो निकल के क्या आएगा 2b इंटू में 1 ओवर a विच इज 2b अपॉन में a। मेरे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है सर, माइनस डी एक्स बाय डी वाई हमें निकालना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, इसका उल्टा कर दो a ओवर 2b, और जो साइन यहां पर पॉजिटिव है तो यहां आएगा नेगेटिव, ये आंसर होगा। क्लियर है आपको अच्छे से बात, कैसे हम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते, कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या करना है इस बार स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना, मुझे पॉइंट निकालने हैं। वो पॉइंट नहीं, पॉइंट्स मतलब एक से ज्यादा पॉइंट निकलेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट निकलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स, राइट, फाइंड द पॉइंट्स एट विच, जो टेंजेंट होंगी इस कर्व पर पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। क्लियर है बात, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए किसी भी तरह की जनरल कर्व है, जो मैं इसको इधर ड्रॉ करके देखता हूं, ये मेरे पास कर्व है, तो मेरे पास इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। बेटा आप लिख दिया करो इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस। अब अगर मैं इसका, मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट से बात कर रहा है, तो टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy बाय डी एक्स, क्या निकल के आएगा सर, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास ये आया। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया, उसके बाद कहता है कि ये जो टेंजेंट है ना, एट विच, जो टेंजेंट है इस कर्व पर, जो टेंजेंट है इस कर्व पर वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। बात समझने की कोशिश करो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो कर्व जो है ना, जो कर्व कुछ इस तरह की होगी, वाई जो टेंजेंट बन रही है ना इस कर्व पर, वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस पर। तो ये बात तो हमने पढ़ी हुई है, बिकॉज टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर dy बाय dx किसके इक्वल होना चाहिए सर, 0 के इक्वल होना चाहिए। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन में हमें स्लोप नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है, राइट। तो देखिए पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट के लिए उसने कंडीशन दी है, टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट इस कर्व पर वो पैरेलल है, एक जनरल कर्व ली उसी तरह से जैसे मैं ले रहा था, राइट। मेरे पास इस कर्व का की जो इक्वेशन है वो ये है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो सर अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर लूं ना, तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलने लगेगा, मुझे फैमिली ऑफ टेंजेंट का स्लोप मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे स्लोप के लिए कुछ बोला ही नहीं है उसने, मुझे निकालने पॉइंट्स, पॉइंट मतलब एक्स और वाई, मुझे क्या निकालने, एक्स और वाई, एक्स और वाई निकालने। तो एक्स और वाई अगर मुझे निकालने हैं तो सर इस dy बाई डी एक्स के लिए एक कंडीशन और चाहिए, तभी तो इसको मैं कुछ हटा पाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट ऐसी नहीं है कि किसी भी तरह बना लो, नहीं, टेंजेंट पैरेलल खड़ी है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये डायग्राम तो गलत हो गया, टेंजेंट कुछ इस तरह की होगी, मतलब जो इक्वेशन है वो मेरी ये होगी, ना कि नीचे वाली होगी। और टेंजेंट मेरे पास ये है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और ये बात हम 11th में पढ़ चुके हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप भी इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो दैट इज द रीजन, जो टेंजेंट, ये लाइन क्या है, ऑल्दो इट इज अ टेंजेंट, है ना, केस ऑफ अ लाइन है, तो ये भी जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा इस केस में। क्लियर है, तो ये डायग्राम ना होके कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक बात। दूसरी बात, अब सर मैं अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कर सकता हूं, इनको इक्वेट करा सकता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज अगेन इक्वल टू 0। 3 उधर जाने के बाद खत्म, तो यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 अगेन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से x आएगा -1 और x आएगा +3। सर x क्या क्या आया मेरे पास, -1 और 3। एक मिनट के लिए बात समझना सर, मान लीजिए मैंने x को 3 बोल दिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया मैंने 3,
तो आप एक बात बताओ, y नहीं निकाल पा रहे हैं, y कैसे निकालेंगे सर? ये जो पॉइंट है 3, ये x इक्वल टू 3 है ना। मैं माइनस उनको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मैं 3 पर समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर ये x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर भी है, मतलब टेंजेंट पर भी है और इस कर्व पर भी है। तो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है 11th में, ये वाला पॉइंट इसकी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इस टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझने की कोशिश करें, जो भी अगर मेरे पास एक लाइन, एक कर्व पर कोई पॉइंट मेरे पास मिल जाता था ना, तो वो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस कर्व की इक्वेशन को। तो इस कर्व की इक्वेशन क्या है सर? ये है ना। और मेरे को पता है ये जो 3 जो आया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पर भी है और कर्व पर भी है, और मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं जब x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1, तो -1 रखने पर y क्या मिलने वाला है सर? -1 होल क्यूब, -3 -1 स्क्वायर -9 1 और फिर +7। तो ये आएगा -1 और ये आएगा -3, ये आएगा +9 + 7, 9 और 7 16 -4 कितना है सर? ये 12 आया। y कितना आ गया? 12। क्लियर है? अगर मैं एट x इक्वल्स टू -3 देखना है ना, तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब -3 टाइम्स 3 स्क्वायर -9 × 3 + 7। तो देखिए ये भी 3 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब, ये कैंसिल हो गए। 27 - 7 सर कितना आएगा? -20। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आए, एक तो -1, 12 और एक आएगा 3, -20। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको रियल डायग्राम इसका बताने की कोशिश करूं ना, तो देखिए आपको रियल डायग्राम भी बताता हूं। सर हमारा जो डायग्राम बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। x इज इक्वल टू -1 और फिर 3 और -20, इस तरह का डायग्राम बनेगा बेटा। ध्यान से समझिएगा, ये जो कर्व है ना, जब आप इस कर्व को किसी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे मिलेंगी, आप आराम से ग्राफ बना के देख सकते हैं इस कर्व का। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। y इज इक्वल टू x³ -3x² -9x + 7। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर ना दो टेंजेंट बनेगी पूरी कर्व पर, सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ऐसी बनेंगी जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x एक्सिस होगा, या ये दोनों टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होंगी। देखिए यहां पर ये पॉइंट क्या है? x -1 लिया मैंने, x कितना लिया? -1 और y लिया 12। देख लो यहां पर 12, और यहां पर क्या ले रहा हूं सर? मैं x3 ले रहा हूं और y कितना ले रहा हूं? -20। x मैंने क्या लिया? +3 और y कितना ले रहा हूं? -20। तो यहां पर भी एक पॉइंट ऐसा होगा। तो उसने यही कहा था, फाइंड द पॉइंट्स निकाल दो जहां पर जो टेंजेंट है पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के, और कर्व की उसने इक्वेशन दी थी। क्लियर है आपको ये बात? किस तरह की कर्व बनेगी? रियलिस्टिक कर्व ये होगी, रियल कर्व ये होगी। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप हर क्वेश्चन में रियल पिक्चर नहीं बना सकते, तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। मैं आपको जनरल कर्व से बना के दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इन्हीं से आपको समझाने की कोशिश। क्लियर है? आप लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू दिस, है ना, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है और कुछ है भी नहीं खास। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपने क्लास 11th की चीजें अच्छे से समझी हुई है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोबारा समझते हैं। कहता है एक पॉइंट लेना है कर्व पर, फाइंड अ पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट निकलेगा इस बार, बोल रहा है पॉइंट निकालना है आपने। ठीक है, अगर मैं एक जनरल कर्व फिर से ड्रॉ कर लूं लाइक वाइज दिस, और मैंने इसका नाम क्या रखा? x -3 होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो मेरे को क्या निकालना है? इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी ना, वो पैरेलल होगी इस कोड के। तो एक काम करते हैं, मैं इस पर्टिकुलर कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ही सकता हूं ना। तो y इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा dy/dx ट्वाइस ऑफ x -3 उसकी पावर 1, और x की दोबारा चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और 3 का 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन आ गया सर, विच रिप्रेजेंट अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट थोड़ी निकालना है, मुझे तो पॉइंट निकालने हैं इस कर्व पर, है ना। तो सर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया, मान लो इस पॉइंट पर आ गया 1 मिनट के लिए। ठीक है भाई, बहुत सारे पॉइंटों पर आएगा ना ये वाला, तो सर मैंने कहा 1 मिनट के लिए इस पर आ गया। ठीक है, आगे क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। कहता है ये जो टेंजेंट होगी ना, जो मेरे को जिस टेंजेंट की बात करनी है, टेंजेंट तो बहुत सारी होंगी,
बहुत सारी होंगी, और ये तो सर उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट्स को। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस वाली टेंजेंट की एट विच द टेंजेंट पैरेलल होगी किसके, कॉर्ड के। कॉर्ड क्या होती है, आपने सर्कल के रूप में पढ़ी हुई है ना कॉर्ड। कॉर्ड इज अ लाइन विच टचेज द 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं किसी कर्व की कॉर्ड बनाऊं तो देखो कर्व की कॉर्ड कैसी बनेगी, इस तरह की। सर यही क्यों ली, इसका रीजन ये है कि जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, कॉर्ड के, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूं ये पॉइंट मेरा 2,0 है और ये पॉइंट मेरा क्या है 4,4। आप ध्यान से सुनना, बात क्या कहता है, ये जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल है इस कॉर्ड के, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया है, आ चुका है सर, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ टेंजेंट को। लेकिन मुझे उस पॉइंट को निकालना है जहां पर जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल है इस कॉर्ड के। कॉर्ड इज अ केस ऑफ लाइन, अगेन टेंजेंट इज आल्सो ए केस ऑफ लाइन, नॉर्मल इज आल्सो ए केस ऑफ लाइन। मेरे को कहता है जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कॉर्ड के, टेंजेंट है पैरेलल किसके, कॉर्ड के। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दोनों लाइनें क्या है आपस में, पैरेलल। तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, वो भी तो सर फिर से इक्वल होंगे, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज आल्सो इक्वल। तो सर मैं अगर इस लाइन का, तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं क्या, तो इधर ही निकाल देते हैं हम स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या निकलेगा सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4 माइनस 2, कितना आ गया बेटा 4 माइनस 2 2 ही सर मेरे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, आएगा ना। तो सर इस अगर लाइन का जो m2 अगर मैं इसको बोल दूं, इसका स्लोप क्या आया 2, तो सर ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, बिकॉज द टेंजेंट टू द कर्व, जो मुझे टेंजेंट चाहिए, बिकॉज द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड, है ना। या आप यहां ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टेंजेंट, जिस टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं। टेंजेंट तो बहुत सारी बनेंगी, लेकिन सर मैं उस टेंजेंट की बात कर रहा हूं जो पैरेलल होगी किसके, कॉर्ड के। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ बोथ आर इक्वल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरे पास क्या है स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ये मेरे पास स्लोप क्या दे रहा है, ये तो देयरफॉर वी कैन से ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 किसके इक्वल होगा सर, 2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहां 1 बचेगा, तो x कितना आ गया सर 4, x मेरे पास कितना आ गया 4। तो सर अब मेरे को y निकालना है। अब मुझे ये पता लग गया ये पॉइंट क्या है 4 है, तो सर y कैसे निकले, अगेन ये पॉइंट इज द पॉइंट विच इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीनिंग ये पॉइंट टेंजेंट पर भी बैठा है और कर्व पर भी बैठा है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मेरे पास कर्व की तो इक्वेशन ही गिवन है, तो मैं बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1। आप लिख सकते हैं बिकॉज x इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट which lies on the curve, hence it satisfy the equation of the curve। तो हम y को भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा 4,1, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,1। क्लियर है, लिख ले, एक अच्छा सवाल है। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स, आपको फिर से पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के और टेंजेंट ही पैरेलल है किसके y एक्सिस के। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है। और देखिए ये जो इस बार फंक्शन जो ये कर्व दिया है ना मेरे को, वो कर्व किस सेंस का है, इक्वेशन ऑफ कर्व है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्सप्लिसिट पिछले वाले दिए थे, ये इम्प्लिसिट x और y फंसा के दिए हैं आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से फिर से, अगर मेरे पास यही कर्व है इसका नाम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो सर अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर लूँ ना तो मुझे फैमिली ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी। तो चलो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर 2x प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू x 2y एंड dy ओवर dx माइनस 2x का सर 2
3 का सर 0 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स को सही लिखना चाहूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये क्वांटिटी उधर जाएगी 2 माइनस 2x अपॉन में ये नेगेटिव 2 नहीं पॉजिटिव 2y, ये आ जाएगा नीचे क्या 2y। अगर मैं 2 पर कॉमन ले लेता हूं तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में y। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, है ना, बहुत सारी टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सर ये dy बाई डी एक्स हटे तो मैं 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को किसी के इक्वल रखूं तब काम बने। तो सर इसके लिए एक कंडीशन उसने दी हुई है, जो मेरी टेंजेंट होगी ना, बहुत सारी टेंजेंट आने वाली है, लेकिन मुझे उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या उस टेंजेंट के पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन नहीं पॉइंट निकालने हैं जो टेंजेंट पैरेलल खड़ी होगी एक्स एक्सिस के। तो सर ऐसी टेंजेंट तो मान के चलो ये होगी, है ना। तो अगर ये वाली टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, बिकॉज द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस बात का मतलब क्या है, जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो फिर वही बात, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स ओवर वाई किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो वाई उधर जाने के बाद 0, तो एक्स क्या बचेगा, एक्स इक्वल्स टू 1। तो सर एक्स आ गया 1। तो सर अगर x1 आ चुका है तो अब मुझे तो पॉइंट्स निकालने, मतलब कोऑर्डिनेट, तो सर y भी चाहिए। तो ये जो पॉइंट 1 है ये कहां लाई कर रहा है सर, टेंजेंट पर भी और कर्व पर भी, और कर्व की तो इक्वेशन पता है, तो सर ये तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो टू गेट द y व्हाट वी डू, वी पुट x इक्वल टू 1 इनटू द इक्वेशन। तो देयरफॉर x स्क्वायर, x 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना बनेगा 1 और ये है 5 और 1, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 2। क्लियर है बात, ये देखिए 5 है, ये 4 है, ये y कितना आ गया, प्लस माइनस 2। तो x मेरे पास 1 होगा तो y कितना होगा 2, और x माइनस 1 होगा तो y तब भी कितना होगा 2। x मेरे पास 1 होगा तो y होगा 2, और x मेरे पास 1 होगा तो y होगा माइनस 2 भी। ये है मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर टेंजेंट पैरेलल हो गई किसके, y एक्सिस के, तो आप खुद बताओ, बिकॉज मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ चुका है, dy बाई डी एक्स आ चुका है सर 1 माइनस एक्स ओवर वाई। भाई इसी कर्व की तो बात कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो मैं निकाल चुका हूं, जिसको मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इसने क्या बोला है, जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल किसके बता दिया इसने सर, y एक्सिस के, है ना। तो बिकॉज द टेंजेंट is parallel to y axis, तो therefore dy by dx is equal to infinity, या dy by dx is equal to 1 over 0। ये भी लिख सकता हूं ना मैं, ये क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, है ना। तो सर मैं फ्रॉम 1 and 2, ये सेकंड इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, तो 1 माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 1 over 0। तो y क्या आ गया सर, y इक्वल टू 0 निकल के आ गया। बात समझे, y बन जा y, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर है। तो सर अब ये जो y 0 आया है, तो इस पर मुझे y तो पता लग गया, इस पर मुझे y तो पता लग गया, x रह गया ना x। लेकिन सर ये जो पॉइंट है 0, ये 0 किस पर लाई कर रहा है सर, इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, और इस कर्व की इक्वेशन तो फिर से मुझे पता है। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ x, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, ये बात आप सब लिखेंगे, y 0 को रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप इसको खोल दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज अगेन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एंड x माइनस 3 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x आएगा माइनस 1 और x आएगा 3। तो इस केस में जब x क्या होगा माइनस 1 या x क्या होगा 3, तो y क्या होगा बेटा, y होगा सर 0 और y होगा 0। तो ये आपके पास चारों आंसर आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है बात। इस पहली कंडीशन पर ये 2 पॉइंट्स आएंगे, अगर ये कंडीशन देगा तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है, लिख लेना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर
and please keep on watching my channel which is Jan Study Point and also subscribe it. Thank you so much.